चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन यानी सांको परिच्छेद। चैप्टर का नाम है सांको परिच्छेद। ये सांको परिच्छेद क्या होता है? जैसे कि मान लो ये मार्कर है, एक पेन देना। जैसे ये मार्कर है और इस तरह से एक पेन लगा के इसको हम घुमाएं, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाएं इस तरह से, तो एक डमरू जैसी आकृति बनेगी। मतलब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे इसके चारों तरफ घुमाएं, इस तरीके से घुमाएंगे तो एक डमरू जैसी आकृति बनेगी। वो डमरू जैसी जो आकृति बनेगी उसे हम शंकु बोलते हैं। द्विशंकु बोल दो। दो शंकु बनते हैं, एक ऊपर बनता है एक नीचे बनता है। एक ऊपर शंकुआकार आकृति बनेगी, एक नीचे बनेगी, तो इसे द्विशंकु बोलते हैं। तो इसे शंकु बोलते हैं। परिच्छेद का मतलब होता है काटना। अब उस शंकु को हम काटेंगे, मतलब जैसे इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह के इसमें दो शंकु बनेंगे। ये जो रेखा है जिससे शंकु बनता है वो रेखा की जनक कहलाती है। इसे शंकु का जनक बोलते हैं। और बीच में शंकु का अक्ष होता है। ये बीच में शंकु का अक्ष माना जाता है। ठीक है। अक्ष और जनक के बीच में जो कोण होता है वो अल्फा लिया जाता है। ठीक है। ये द्विशंकु है। ठीक है। ये शिव जी के डमरू की तरह होता है। तो ये रेखा जनक कहलाती है। जो इस तरह से टेढ़ा मैंने पेन पकड़ा था वो, और ये जो बीच में रेखा है जिसे अक्ष बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये जो अक्ष और जनक है उसके बीच में जो कोण है वो अल्फा माना जाता है। अब इसे सांको परिच्छेद क्यों बोलते हैं? सांको परिच्छेद का मतलब है इसको काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? एक समतल के द्वारा। एक समतल के द्वारा कैसे? मान लो ऐसे मैंने सीधा यहां से काट दिया इसको। ये जो समतल है और ये जो अक्ष है, यहां जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है ये कहलाता है बीटा। क्या कोण कहलाता है ये? जब कोण बीटा 90 डिग्री होगा, मतलब समतल और ये जो बीच में अक्ष था इसके बीच में ये जो कोण है ये अगर 90 डिग्री है, तो आपको मैंने यहां से इसको काट दिया, मान लो इसे चाकू से या समतल से काट दिया। अब आप ऊपर शेप देखोगे, वो शेप कैसी होगी? ऊपर किस प्रकार की आकृति बनेगी? आप एक सॉफ्टी लेना, जो आप सॉफ्टी खाते हो आइसक्रीम वाली, उसको ऊपर से ऐसे चाकू से उड़ा देना। चाकू से काट दिया, अब वो वहां शेप बनेगी, वो कैसी होगी? ऊपरी ऊपर वाली वर्ताकार होगी। कैसी होगी? तो जब बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ऊपर जो शेप बनेगी वो वर्ताकार होगी। ये डायग्राम अच्छी तरह से किताब में है। ठीक है। अब अगर मान लो ये जो कोण बीटा था वो थोड़ा कम कर देते हैं, 90 से थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये बीटा जो है 90 से कम कर दिया, अब इसको ऐसे काट दिया, ये समतल ऐसे था। ये जो कोण है बीटा ये 90 से कम कर दिया, लेकिन इतना भी कम नहीं किया कि अल्फा से कम हो जाए। अल्फा से अभी भी ये बड़ा है, मतलब ऐसे टेढ़ा काटना है इसको। ऐसे अल्फा के बराबर होगा तब तो क्या होगा? ये अल्फा है तो इधर वाला भी कितना होगा? अल्फा होगा। अल्फा होगा तो आपको पता है ये रेखा, ये जो तल है वो इस रेखा के समांतर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये समांतर होगा तभी तो जेड की आकृति में कोण बराबर होगा ना। ये बीटा अल्फा कब बराबर होगा बताओ? जब ये समतल इस ये जो जनक वाली रेखा इसके क्या हो जाएगा? समांतर। जब ये इस तरीके से इसके समांतर होगा एकदम, या ऐसे मान लो इधर वाले बच्चों को दिख जाएगा। अब ये कोण क्या है? अल्फा है। और ये कोण क्या है? रेखा और इसके बीच में बीटा। तो ये कोण अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। ये तब होगा जब इस रेखा के ये समतल क्या होगा? समांतर होगा। लेकिन अभी भी हम कोण फालतू रख रहे हैं, थोड़ा सा अल्फा के बराबर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ज्यादा है, मतलब अल्फा से ज्यादा है ये, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि 90 से ज्यादा हो जाए। 90 तो मैंने पहले बता ही दिया था, थोड़ा कम कर दिया। इतना भी कम नहीं किया कि अल्फा से कम हो जाए। तो इस कंडीशन में जब हम काटेंगे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, कहने का मतलब अब सॉफ्टी हाथ में लो ऐसे और उसको चाकू से टेढ़ा उड़ा दो,
उसको टेढ़ा काट दो ऐसे। या कई बार आप यहाँ खीरा कौन काटा करेंगे, टेढ़ा, टेढ़े खीरे काटते हैं ना ऐसे अपने, स्लाइस जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ऐसी आकृति बनेगी, थोड़ा सा लंबा वर्त बनेगा, बड़ा वर्त बनेगा, इसीलिए इसका नाम दीर्घ वर्त है। कौन सा वर्त है इसका नाम है? ये थोड़ा सा बड़ा वर्त होता है। आपने अक्सर सुना होगा हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्ष में घूर्णन करती है। वो दीर्घ वर्ताकार पथ यही होता है, बीच में सूर्य होता है, इसीलिए तो सर्दी गर्मी होती है। बीच में सूर्य है, यहाँ पृथ्वी घूम रही है। अगर सूर्य से दूर हो जाएगी नवंबर दिसंबर में तो सर्दी हो जाएगी, और मई जून में नजदीक आ जाएगी तो गर्मी हो जाएगी, इसीलिए तो सर्दी गर्मी होती है। और ऐसे घूमती है इसलिए दिन रात होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा सिस्टम बना हुआ है। तो ये बन गया आपका दीर्घवृत्त। अब जो मैं एक बार ये शंकु दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि स्पष्ट दिखे, ठीक है। ये बीच में अक्ष हो ही गया। ये कौन अल्फा है या इधर वाला मान लो, वो तो एक ही बात है, बराबर ही होगा। यहाँ 90 था, ये वाला कौन अक्ष और समतल के बीच, फिर थोड़ा कम कर दिया, 90 था। तब यहाँ अगर कट लगाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा, वर्त बनेगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, अब वर्त लंबा हो गया। समझ गए, समझ रहे हो ना आप लोग। अब इतना इसको बढ़ा दो, मतलब बीटा को इतना कम कर दो कि ये अल्फा के बराबर हो जाए, मतलब ऐसे जाए। अब बताओ ये अल्फा कौन जेड की, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये जेड की आकृति में बराबर नहीं होगा कौन, बीटा और अल्फा। अब अल्फा और बीटा बराबर हो गए, यानी जब ये कंडीशन तीसरी हो जाएगी, जब अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये फिर ऐसे साइड से कटेगा। मतलब आपा जी की सॉफ्टी तैयार होती है एकदम, ऊपर वो आइसक्रीम लगा के देता है, उसको थोड़ा सा ऊपर से उड़ा दो, एकदम कॉर्नर से, मतलब यहां से काट दो। और ये जो नीचे वाला इसको नापे बोलते हैं भाई, मतलब ये दो हिस्से होते हैं ना, ऊपर शंकु नीचे शंकु, इसको नापा बोलते हैं। वैसे भी अपने जो तेल नापने वाला उसको नापा ही बोलते हैं, तो ये वही मान लो आप लोग। तो ये जब ऊपर से काटेगा, ये जो शंकु मैंने बनाया है ना, ये इतना ही नहीं है, ये शंकु पूरा फैला हुआ होता है ऐसे नीचे तक, पूरा बड़ा होता है। ये तो मैंने बनाया ही है इतना, ठीक है ना। तो ये जब ऊपर से इसको काटेगा तो ये आगे चल के नीचे वाले हिस्से को और काटेगा। आप जब इसको बनाओगे, नीचे इतना ही नहीं है, ये जैसे एक रेखा होती है ना अनंत लंबाई की, वैसे ये भी लंबाई है। तो ये आगे जाके नीचे वाले हिस्से को और काटेगा ऐसे। तो एक आकृति तो ऊपर बन जाएगी इस तरीके से, और एक नीचे बन जाएगी इस तरीके से। समझ गए आप लोग। एक मिनट बंद करना। ये इसको इधर ही काटेगा, नीचे नहीं काटेगा, इसके समांतर निकल जाएगा ना ये। हाँ सही है, ये रेखा अगर समांतर जाएगी तो ये भी तो समांतर जाएगा, काटेगा नहीं इसको, ये केवल ऊपर ऊपर काटेगा, एक साइड ही। और ये जो एक साइड ऐसी आकृति बनेगी, इसे बोलते हैं परवलय, या इसको बोलते हैं पैराबोला इंग्लिश में। इसको एलिप्स बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। ये देखो इसके समांतर है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया पहले, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर चलता रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा होता जाए, रहेगा इसके क्या, समांतर। तो ये केवल ऊपर ऊपर काटेगा जब बीटा अल्फा के बराबर होगा तब। लेकिन तब क्या होगा, जब ये बीटा इसके बराबर, बीटा अल्फा से भी कम कर दें, अब क्या होगा। ये बीटा अल्फा के बराबर था, ये दोनों समांतर आ रहे थे ऐसे, लेकिन ये बीटा थोड़ा और कम कर दे तो नीचे वाले को और काट देगा। यानी चौथी कंडीशन बनेगी, अगर बीटा का मान अल्फा से भी कम हो गया, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जीरो ही कर दो, जीरो भी नहीं करना, इसको जीरो से तो बड़ा ही रखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में ऐसी दो आकृतियां बनेंगी, एक तो ऊपर काटेगा और एक नीचे, ऐसे दो आकृतियां बनेंगी। तो ये परवलय था, ये परवलय की अति हो गई, दो बन गए, तो ये अति परवलय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये पैराबोला, ये हाइपर पैराबोला। तो तीनों कंडीशन दोबारा बता देता हूं, चारों कंडीशन। अगर ऐसे काटोगे तो यहां बनेगा 90 कोण, थोड़ा बीटा कम कर दोगे तो ऐसे लंबा लंबा बनेगा। बीटा कम कर दिया, थोड़ा सा 90 से कम कर दिया, पहले 90 था, फिर बीटा 90 से कम कर दिया, लेकिन इतना भी कम नहीं किया कि अल्फा से कम हो जाए, अल्फा से ज्यादा रखना है, तो बनेगा दीर्घवृत्त।
और अगर बीटा और अल्फा बराबर कर दिया, इसके समांतर कर दिए एकदम, तो यहां कट लग जाएगा, यहां लग जाएगा, तो ये बनेगा परवलय। क्या बनेगा? परवलय। और बीटा अगर अल्फा से भी कम कर दिया ऐसे, तो ये ऊपर भी काट देगा, नीचे भी काट देगा, तो दो परवलय बन जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, वो बन जाएगा अति परवलय। चारों कंडीशन समझ में आ गई। इनमें सबसे पहले हमें जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है हमारा वर्त, सर्कल। आपने वर्त के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आज हम और पढ़ेंगे। अब वर्त क्या चीज है, वर्त क्या होता है, किसे बोलते हैं वर्त, पता है आपको? वर्त किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? सुनो, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा आपको, पहले समझ लो। हम आप वर्त की परिभाषा, वर्त का समीकरण, वर्त के केंद्र के निर्देशांक, कोई बिंदु वर्त के बाहर होता है या अंदर होता है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो अब आपकी किताब में है, ये 20% भी नहीं है। पहले जब ये चैप्टर होता था तो 20-25 दिन लगते थे इस चैप्टर में, इतना बड़ा चैप्टर था, ये बहुत जबरदस्त था। अब तो इसमें 20% मैटर नहीं है, इतना आसान कर दिया, तुम फिर भी कहोगे समझ में नहीं है। अब सुनो, वर्त क्या होता है। जैसे कोई भी तल है, पहले परिभाषा सुन लो, फिर बाद में लिखवा दूंगा। कोई भी तल है, जैसे ये तल है, इस तल के अंदर एक स्थिर बिंदु लो आप, ये स्थिर है, स्थिर बिंदु कह दो, अचर बिंदु कह दो, इसका मतलब है ये हिलेगा नहीं। इस तल में एक स्थिर बिंदु ले लिया, अब इससे अचर दूरी पर या नियत दूरी पर एक बिंदु लो P। अचर दूरी का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये बिंदु P है, अगर ये 5 सेमी है, ये अचर है दूरी। अचर कह सकते हो, नियत कह सकते हो, या फिक्स कह सकते हो। इसका मतलब है ये दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। अचर दूरी, इस स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय, सारे बिंदुओं का समुच्चय। जैसे ये इस बिंदु से 5 सेमी की दूरी पर है, तो क्या 5 सेमी की दूरी पर ये एक ही होगा या और भी हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं। 5 सेमी की दूरी पर इधर भी हो सकता है Q, कोई 5 सेमी की दूरी पर इधर भी हो सकता है R, 5 सेमी की दूरी पर, ऐसे और भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? नहीं गिन सकते अपने, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। ये कह सकते हैं इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इन सारे बिंदुओं का समूह वर्त बनता है, इन सारे बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है। ये जितने भी बिंदु हैं, ये सारे ऐसे बिंदु होंगे, ये सारे मिला दिए मैंने, ये सारे बिंदु मिलके क्या कहलाएंगे? वर्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन सुन लो, फिर लिखवा दूंगा बाद में लास्ट में। किसी तल में स्थित स्थिर बिंदु से, डायग्राम की तरफ देखो, स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं का समूह या समुच्चय क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। समझ में आई बात? परिभाषा याद होनी बहुत जरूरी है, परिभाषा से ही हम इसकी समीकरण बनाएंगे, इसकी परिभाषा ही इसका समीकरण बनेगी। एक और परिभाषा है, वो और बता देता हूं। पहले 10वीं क्लास में एक चैप्टर लगता था बिंदु पथ का। बिंदु पथ होता क्या है पहले ये बता देता हूं। बिंदु पथ या जिसको लोकस बोलते थे, ये बिंदु पथ क्या होता है किसी भी बिंदु का? पहले एक साधारण भाषा में बताता हूं बिंदु पथ का। जैसे आपको घर वाले स्कूल भेजते हैं तो उनका एक नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शंस होता है, सीधा स्कूल जाना है, सीधा स्कूल आना है, वो आपका पथ है, वो आपका रास्ता है। बिंदु पथ हो गया, वो आपका पथ हो गया। ऐसे हम किसी बिंदु को बोल दें कि भी तेरे को ऐसे ऐसे चलना है, वो जो फिर रास्ता बनेगा वो उसका बिंदु पथ होगा। कहने का मतलब हो गया किसी कंडीशन के अधीन किसी बिंदु को चलाना, उसका बिंदु पथ कहलाता है। किसी कंडीशन के अधीन उस पे कंडीशन लगा दें कि भी तेरे को ऐसे चलना है, तो वो उसका बिंदु पथ कहलाएगा। और बिंदु पथ का प्रत्येक बिंदु उस कंडीशन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब क्या है? सुनो, अभी पूरी बात नहीं बताई मैंने, अब मैं ये डेफिनेशन बता रहा हूं पहले वर्त की, फिर आपको समझ में आएगा बिंदु पथ क्या है। तो डेफिनेशन बोल रहा हूं, किसी तल में स्थित स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहने वाले, यहां तक तो सेम है, रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। मैंने क्या बोला? किसी तल में स्थित स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु ये नहीं हिलेगा,
अचर दूरी पर, ये दूरी भी नहीं हिलेगी, अचर दूरी पर रहने वाले बिंदु का, अचर दूरी पे फिलहाल आपको कौन सा बिंदु दिख रहा है? P, इसका बिंदु पथवर्त कहलाएगा। अब इसमें शर्त क्या लगा दी? दूरी अचर रहनी चाहिए। मैंने बीच में बोला ना, अचर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ। जैसे घर वाले आपको बोल दें कि जो रास्ता स्कूल जाता है उसी रास्ते से जाना है, तो वो आपका बिंदु पथ हो गया, वो आपका पथ हो गया। तो इसको क्या कंडीशन लगाई है? दूरी अचर रहनी चाहिए उस स्थिर बिंदु से। क्या रहनी चाहिए? दूरी अचर रहनी चाहिए, चेंज नहीं करनी। अब इसको बोल दिया चल, दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, कहां चलेगा बताओ? इधर जाएगा, इधर जाएगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, इधर जाएगा तो कम हो जाएगी, तो ये कहां चलेगा? ये इधर चलेगा ऐसे। और ये जो इसका रास्ता है, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? दूरी अचर रहेगी इसकी, ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, तो जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो जो रास्ता बनेगा वो रास्ता वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा ये बताओ, इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहे हैं वो सारे बिंदु उस बिंदु पथ का हिस्सा होंगे। जैसे ये Q है, क्या ये बिंदु Q उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? कौन सी कंडीशन? अचर दूरी वाले। तो वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये उस बिंदु पथ का हिस्सा है। यही तो मैंने बोला था, किसी कंडीशन के अधीन चलने वाले बिंदु, कोई किसी कंडीशन के अधीन जो बिंदु चलता है तो उसका जो रास्ता बनता है वो बिंदु पथ कहलाता है। और बिंदु पथ का प्रत्येक बिंदु उस कंडीशन को फॉलो करता है। आप देख लो भले, इस बिंदु पथ में फिलहाल हमने कितने बिंदु दर्शा रखे हैं? P, Q, R, 3 दर्शा रखे हैं। क्या तीनों उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते? करते हैं। तो बिंदु पथ का प्रत्येक बिंदु उस कंडीशन को फॉलो करता है, और उस कंडीशन को फॉलो करने वाला प्रत्येक बिंदु उस बिंदु पथ पर होगा। बात समझ में आ गई? ये लिखवाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करो आप। ये तो थी वृत्त की परिभाषा। वो स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, वो नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके समीकरण की। तो मैं ये डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं। ये डायग्राम जो मैंने बनाए हैं वो बुक में थोड़े साफ बने हुए हैं, तो आप वहां से नोट्स में बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परिभाषा की। सॉरी, परिभाषा तो हमने पढ़ ली, इसके समीकरण। किताब बंद कर दो भी, एक मिनट, किताबें बंद कर दो। तो सबसे पहले मैं वृत्त का डायग्राम बनाता हूं। हमने वृत्त के अंदर जो केंद्र लिया था परिभाषा में, मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, परिभाषा ही हमें वृत्त का समीकरण देगी। वृत्त की परिभाषा से वृत्त का आगे वृत्त है, दीर्घ वृत्त है, परवलय है, अति परवलय है, सबकी डेफिनेशन है, सबसे समीकरण बनेगी। तो वृत्त की परिभाषा क्या थी? स्थिर बिंदु से, ये बिंदु स्थिर है। अब स्थिर होने का मतलब इसके निर्देशांक ऐसे ले लो जो चेंज ना करने पड़े। मतलब एक्स वाई मत लो। एक्स वाई का मतलब तो ये हो गया कि वो चेंज हो सकता है। आप इसके निर्देशांक ले लो एच के, ये चेंज नहीं होंगे। आप ये कह सकते हो ये अचर है, जैसे एच का मान 2 है, के का मान 3 है, ये ऐसे है। ध्यान रखना, यहां जो मैंने एच के बिंदु लिया है ये एक अचर बिंदु है। अब आप सोचोगे एच के क्यों लिया? ये रिवाज बना रखा है हमें। जैसे आपको मैं कह दूं कोई एक राम की उम्र मानो, क्या मानोगे? रीजन, रिवाज है भी, अपने रिवाज ही है। मैथ के अंदर कोई चीज मानते तो क्या मानते हैं? एक्स। वैसे ही वर्त में एक रिवाज बना हुआ है, एच के ही लेते हैं, सारे ही एच के ले रहे हैं सेंटर। आप कै और ख थोड़ी ले लोगे, फिर आप किताब में ढूंढते फिरोगे ये कै और ख कहाँ गए, किताब में ही एच के है। तो इसका सेंटर हमें एच के ही लेना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि किताबों में ऐसा ही लिखा है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बिंदु लिया था P, वो चर था या अचर था? अचर था। अचर का क्या मतलब होता है पता है? अचर का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जो बदलता नहीं है। यहाँ पे जो हमने P लिया था, क्या वो बदल नहीं रहा था? नहीं बदल रहा था। क्या नहीं बदल रहा था? P बिंदु पद का मतलब क्या था? वो चल सकता है। चल सकता है इसका मतलब वो चर है। तो P के निर्देशांक आपको x, y लेने हैं। ये चल सकता है, ये चर बिंदु है। वर्त की ही तो परिभाषा है। वर्त के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय या अचर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ। अब बिंदु पथ आ गया, इसका मतलब वो चलेगा, और जो चीज चलेगी वो क्या होगी? चर होगी। तो ये चर बिंदु है, चर है इसलिए एक्स वाई मानोगे। मैं ये बता रहा हूं आपको
इसको एच के क्यों मानना, इसको एक्स वाई क्यों मानना। नहीं तो मैं सीधा भी बोल सकता था कि इसको एच के मान लो, इसको एक्स वाई मान लो, तुम सवाल ही नहीं करते क्यों मानना। मैं रीजन बता रहा हूं, ये अचर है और ये क्या है, चर है। अब चर है इसलिए एक्स वाई माना। और ये दूरी क्या होती है, अचर होती है, त्रिज्या होती है। आप इस त्रिज्या को नाम चाहे आर दे दो चाहे ए दे दो, वो आपकी मर्जी है। किताबों में कई जगह आर भी है, किताबों में कई जगह ए भी है, तो एक बार मैं ए लिख रहा हूं ये दूरी। तो ए यहां पे वर्त की त्रिज्या है, यही तो वर्त की परिभाषा। ये जो मैंने लिखा है ना, परिभाषा से लिखा है। परिभाषा में हर चीज है, स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु ले लिया, निर्देशांक ले लिया, ये चर बिंदु है, ये चल सकता है, ये दूरी ए है, प्रश्न में परिभाषा में सब कुछ लिखा है। अब यहीं से वर्त की समीकरण बनेगी। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है पहले वो बताओ, या क्या दिख रहा है, कोई वर्त का क्षेत्र, पहले कोई वर्त की त्रिज्या, कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? और दो बिंदु, और बताओ और क्या दिख रहा है? परिधि नहीं, इसके बारे में बताना है बस। ये दो बिंदु दिख रहे हैं, इनमें कोई रिलेशन, कोई संबंध, कुछ तो दिख रहा होगा। दूरी, क्या दूरी दिख रही है? इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? बस यही लगा दो, यही वर्त की समीकरण बनेगी। तो दोनों के बीच में दूरी, तो यहाँ पे ओपी दूरी कितनी है बताओ? ए इकाई। दूरी का सूत्र बोलो क्या होगा? रूट के अंदर x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर बराबर है, रूट हटा दो, इधर स्क्वायर लगा दो, तो आपके पास बचा है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर बराबर है स्क्वायर। यही वर्त की समीकरण है, ये वर्त का मानक समीकरण है। मानक समीकरण का मतलब सारे वर्त के समीकरण इसके जैसे ही होते हैं। ये वर्त का समीकरण बन गया। कहां से बना है? वर्त की परिभाषा से, इस डायग्राम से बना है। अब मैं एक वर्त का समीकरण लिख रहा हूं, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में 25। इस वर्त का मुझे केंद्र बताओ, केंद्र का निर्देशांक। तुलना करो ना इससे। केंद्र क्या था इसका? h के, h वाली जगह क्या है? 2, k वाली जगह, तो सेंटर क्या हुआ इसका? और त्रिज्या कितनी है? r बोल दो, a बोल दो, वो तो एक ही बात है, 5 है। बराबर में ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर की जगह 25 है, तो ए की जगह कितना हो गया? 5। तो आर का मान 5 है इसमें। कितना आर का मान है? 5। ध्यान से समझ लेना, मैं आगे धीरे धीरे करके सारी चीजें बता रहा हूं, फिर मेरे को सवाल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25। इसका सेंटर बताओ के अंदर। यहाँ वाई वाला मान एच वाला मान क्या है यहाँ पर? 0। तो 0 कोमा और त्रिज्या कितनी है? आर या ए? 5 इकाई, त्रिज्या इकाई में लिखोगे। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये बताओ सेंटर क्या है इसका? त्रिज्या कितनी है इसकी? 12वीं क्लास में 8.1 और 8.2 में ये समीकरण दोबारा आएगी, तब तक याद रखना इसका सेंटर 0 0 है और इसकी त्रिज्या 5 है। 12वीं क्लास में ये दोबारा आएगा, तब मैं वहां आपसे पूछूंगा इसका सेंटर बताओ क्या है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो नॉर्मल सी बात है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसका सेंटर क्या है? तो ये वर्त यहां बनेगा और ये सेंटर हो गया 0 0 और इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 5। ऐसे बनेगा ये। फिर वहां पे 12वीं क्लास में इसके साथ एक समीकरण और आएगा, y बराबर x। ये कैसे बनाओगे? y बराबर x जानी पहचानी से नहीं लग रही क्या? कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? बस यही तो बात है, याद नहीं आ रहा? ये मैंने आपको बहुत बार बताया। y बराबर x देख लेना जाके घर पे, अब डिटेल में इसमें बात नहीं करूंगा। ये y बराबर x है। और फिर प्रश्न आएगा प्रथम चतुर्थांश में y बराबर x और वर्त के बीच का एरिया बताओ। हमें ये एरिया बताना पड़ेगा। ये एरिया आगे समाकलन से होगा, वो आसान सा तरीका है, निकल जाता है एरिया। ये एरिया निकालना पड़ेगा और वो होगा फिर समाकलन से।
लेकिन समाकलन तो बाद की बात है, पहले y बराबर x याद ना आया तो मोटी समस्या हो जाएगी। तो सही कह रहा हूं तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, कोई बात नहीं है, वो तो नहीं याद आएगा तो अपने पास नोट्स होंगे उसमें देख लेंगे, याद आ जाएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं इन चीजों का। तो ये तीसरा वर्त था आपके सामने जो मैंने बता दिया। चौथा, जल्दी मत करना नहीं तो गलत बताओगे। हाँ, इसका केंद्र बताओ -2 3, त्रिज्या बताओ 5। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक बार इतना उतारो। अब मैं आपके सामने कुछ समीकरण लिख रहा हूं वर्तों की, उन वर्तों के केंद्र, वर्तों की त्रिज्याएं, उनके आलेख थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला समीकरण है x² + y² बराबर 4। आप इसका कंपैरिजन, हर वर्त का कंपैरिजन आप इससे ही करोगे, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर a²। अब बताओ यहाँ h की जगह क्या है 0, k की जगह भी क्या है, लेकिन a² की जगह 4 है तो a का मान क्या हो गया। अब आप इस वर्त का अगर डायग्राम बनाओगे तो इसका सेंटर 0 0 है, केंद्र h के होता है ना, तो इसका सेंटर 0 0 है, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बीच में नहीं, आप बीच में मान लो इसको, तो ये इसका सेंटर हो गया 0 0 और ये त्रिज्या कितनी है 2 इकाई। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 2 0, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक -2 0। समझ गए? ठीक है, दूसरा वर्त x² + y² बराबर a²। अब इसमें त्रिज्या a है, त्रिज्या a है तो आपको ये नहीं पता वैसे परफेक्ट त्रिज्या कितनी है, लेकिन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। सेंटर क्या है उसका, सेंटर क्या है इसका 0 0, तो बनाना तो इसको भी यही है, मूल बिंदु पर ही बनाना है 0 0 इसका सेंटर, पर त्रिज्या कितनी है अब की बार इसकी, वैसे परफेक्ट नहीं पता कि 2 है 3 है कि 4 है, बनेगा ऐसे ही डायग्राम। कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा दिमाग लगा लेना है तो क्या दिमाग लगाओगे, x - a का स्क्वायर y - a का स्क्वायर बराबर a²। इसका सेंटर बताओ क्या है, सेंटर क्या है इसका, केंद्र a, a। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। केंद्र है a, ध्यान देना एक बार, केंद्र a है तो एक बार a दूरी ले लेते हैं, यहां पर मान लो ये है a दूरी, और इधर भी दूरी ले लेते हैं a, दोनों तरफ बराबर होगी भाई ये, तो यहां बन गया a। ये वर्त का केंद्र है और वर्त की त्रिज्या कितनी है, तो वर्त कैसे बनेगा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ऐसे बनेगा। ये वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई a, वर्त की त्रिज्या इधर नाप लो a और सेंटर a। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अगर आपके कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ये जो वर्त है वो केंद्र से गुजरेगा क्या, यहां से डायग्राम बनाते समय ये चीजें जो मैं बता रहा हूं किताब में नहीं है, किताब में नॉर्मल से सवाल है, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। अगर कभी ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये वर्त 0 0 से गुजरेगा क्या, आपको डाउट हो जाए 0 0 से गुजारना है कि नहीं गुजारना है, तो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका जो 10वीं क्लास में था। क्या तरीका, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक रेखा रखी x + y बराबर 4, क्या ये रेखा 3 3 से गुजरेगी, कैसे पता चला, 3 3 रख के देख लिया, तो ये भी रख के देख लेंगे। ये है सेंटर 0 0,
जीरो जीरो से ये वर्त गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, रख के देख लो। अगर लेफ्ट राइट के बराबर आ गया तो गुजरेगा, नहीं तो नहीं गुजरेगा। तो जीरो जीरो, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, इधर बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता तो नहीं गुजरेगा। समझ में आ गई बात? ये कौन सा बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? ये दूरी कितनी है? ए। इसके निर्देशांक क्या है? क्या ये वर्त ए जीरो से गुजरेगा? कैसे पता लगा? डायग्राम से मत देखो, ए जीरो समीकरण में रखो। यहाँ पे मैं रख रहा हूं एक्स की जगह ए माइनस ए का स्क्वायर, वाई की जगह जीरो माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए, ये जीरो हो गया, इधर क्या बचा? ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए जीरो से गुजरेगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोई भी समीकरण हो चाहे वो किसी बिंदु से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। समझ गए? चलो एक और समीकरण लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये 3 नंबर समीकरण। एक 4 नंबर और लिख देते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 3 नंबर समीकरण का पहले मुझे सेंटर बताओ। मैं सी लिख रहा हूं, सेंटर के अंदर 0 कॉमा, त्रिज्या कितनी है? आर। त्रिज्या कितनी है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका सेंटर कहाँ है? 0 कॉमा ए कहाँ है? वाई अक्ष पर है। कहाँ है? और त्रिज्या क्या है? तो वाई अक्ष पे सेंटर बना दें। चलो मैं 3 नंबर का डायग्राम बना रहा हूं, बस ये बता देना मेरे को सही है कि गलत है। ये सेंटर है, क्या है सेंटर? 0 कॉमा, अब बताओ ये सही है क्या? कैसे है? त्रिज्या अब ए नहीं है, दूरी ये ए हो गई, त्रिज्या भी तो ए है ना। और यहां अगर हमने 0 कॉमा ए लिया तो ये दूरी कितनी होगी फिर? ए। वही बात है, मैं कहता हूं यहाँ निर्देशांक 0 3 है तो 0 3 है, इसका मतलब ये दूरी 3 हो गई, जबकि दूरी होनी कितनी चाहिए? ए। तो क्या करूं, सही कैसे करूं? वर्त ने थोड़ा नीचे से लगा दिया। कहां लेके आए वर्त को? यहाँ पे मूल बिंदु से। पहले चेक करो मूल बिंदु से गुजरेगा क्या। कैसे चेक करेंगे भाई? प्रीति यहां से गुजरेगी क्या? ऐसे मतलब वर्त आप कहने का मतलब है मूल बिंदु से गुजरेगा। तो पहले चेक करो मूल बिंदु से गुजरेगा क्या। कैसे चेक करेंगे? रखो 0 0, क्या बचेगा इस साइड? और उधर भी क्या है? इसका मतलब मूल बिंदु से गुजरेगा। तो चलो इसको मूल बिंदु से गुजार देते हैं। ये लो, ये है 0 0 और ये दूरी है a, तो त्रिज्या क्या हो गई? a। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब मैं एक वर्त बना रहा हूं, ये 3 नंबर का डायग्राम था। अब मैं एक वर्त बना रहा हूं, इसका सेंटर है a0 और त्रिज्या a। इसका समीकरण लिखो और ये उतार लो।